बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और इसका ये लास्ट वाला लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने करनी है और इसमें हमारा ये जो रिस्पांस के क्वेश्चंस हैं, यानी सवाल कुछ रहते हैं वो हमने करने हैं। इनमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कुछ शॉर्ट हैं। शॉर्ट ये जो हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो सामने नज़र आ रहे हैं ये वाले हैं, और इसके बाद कंप्रीहेंशन वाले सवाल भी हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं। तो चले इनको शुरू करते हैं। देखें, जो 2.1 पहला क्वेश्चन है उसने ये पूछा हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, ये ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये बात क्या बता रही है। सो देखें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते इन मैग्नीट्यूड, जो इनकी मिकदार है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो इसको बताएं। अब एक्सप्लेनेशन देते हुए आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले ये बता लें। अब ज़ाहिर है डिस्टेंस टोटल लेंथ है, ठीक है, चाहे आप जिधर मर्जी कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं वो टोटल लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखिए मैंने उसको लिखा है, ये आप पढ़ लें इसको। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक हो गया, पहले डेफिनेशन आ जाएगी। अब असल काम समझने वाला यहाँ पे है। अब एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही है, नाक की सीध में जा रही है, इधर उधर नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो फिर डेफिनेटली वो दोनों ने बराबर होना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएं आप। और जो डिस्टेंस है वो इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जा भी सीधे ही रहे हैं तो फिर डिस्टेंस भी वही है। तो जब आप बिल्कुल सीधा जा रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, ये बात हम कह रहे हैं। हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन चेंज करता है, एक दफ़ा किसी और सड़क पर निकल जाता है, एक दफ़ा किसी और सड़क पर निकल जाता है, तो फिर जाहिर है वो सड़कें चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो फिर अब क्या होगा कि डिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहीं का वहीं है, क्योंकि वो आपने हमेशा नाक की सीध में ही जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो वहाँ फिर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है। एग्जाम्पल को छोड़ दें, इसको हम रहने देते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2.2 में कहता है कि जब किसी बुलेट को हम फायर करते हैं, जब किसी गन में से गोली को चलाते हैं, तो जिस स्पीड के साथ वो निकलती है उसे मजल स्पीड कहते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब किसी गोली को हम चलाते हैं, इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल, जिस वेलोसिटी से उसने बैरल में से निकलना है, बैरल मतलब उसकी जो नाली होती है, ठीक है, नाली है ना, एक बाज की छोटी नाली है, बाज की लंबी नालियां होती हैं, ठीक है, तो जिस स्पीड के साथ उसने उस नाली में से निकलना है, ठीक है, उसको हम उसकी मजल वेलोसिटी कहते हैं। और नाली का नाम क्या है, बैरल। बैरल आपने याद रखना है। द मजल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद अ लॉन्गर बैरल इज लेसर देन दैट ऑफ अनदर गन विद अ शॉर्टर बैरल। तो कहता है जिनका बैरल छोटा होता है, बंदूक की नाली छोटी होती है, उसकी मजल वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ये बता रहा है वो। और जिनकी लॉन्गर है बैरल, ठीक है, नाली लंबी है, वहां पे उसकी जो मजल वेलोसिटी है वो कम होती है। ये पहले से हमें उसने एक्सप्लेन कर दिया है। इन विच गन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। अब वो स्पीड की बात नहीं कर रहा, हमसे ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ ज्यादा होगा, शॉर्टर वाली में ज्यादा होगा या लॉन्गर वाली में ज्यादा होगा। तो वो हमने यहाँ इसको एक्सप्लेन करना है। तो कहता है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड इट एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन बोथ द मजल वेलोसिटी एंड द लेंथ ऑफ द बैरल। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, एक तो डेफिनेटली मजल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा जो उसने ऊपर बता दिया, लेकिन कहता है कि दूसरी उसकी जो लेंथ ऑफ द बैरल है उस पे भी एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। और शॉर्टर बैरल गन प्रोड्यूसेस अ हायर मजल वेलोसिटी, ये पहले भी हमने ऊपर पढ़ लिया, कंपेयर टू अ लॉन्गर बैरल गन, मीनिंग द बुलेट एग्जिट्स द शॉर्टर बैरल फास्टर। अब देखें ना, यहाँ ये बात समझने वाली है कि बैरल अब छोटी होगी ना तो उसकी मजल वेलोसिटी ज्यादा है। अब मजल वेलोसिटी ज्यादा का मतलब ये है कि वो इतनी अगर बैरल है छोटी तो उस स्पीड ज्यादा है, उसकी मजल वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसने ज्यादा जल्दी के साथ उस नाली में से निकल जाना है, जल्दी एग्जिट कर जाएगा। और जिनकी लॉन्गर है तो फिर लॉन्गर में उसको टाइम ज्यादा लगना है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे बात हो रही है। देयरफॉर द बुलेट इन द शॉर्टर बैरल गन एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेलरेशन, यानी जितनी जल्दी वो उसके अंदर से निकल जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
तो फिर एंड रिजल्ट ये आ गया कि जिनका शॉर्टर बैरल है उसका फिर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा ही होना है। तो ये हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। देयरफॉर द बुलेट इन द शॉर्टर बैरल गन एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेलरेशन। शॉर्टर बैरल के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज इट रीचेज अ हायर स्पीड इन अ शॉर्टर डिस्टेंस। थोड़े फासले में उसने ज़्यादा स्पीड अटेन कर ली होती है। तो ये हमें इसका आंसर देना है। 2.3 में क्या है, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। यानी हम कहीं गए हैं और उसके लिए जो टोटल, ज़ाहिर है इधर उधर गए होंगे, कहीं रुके होंगे, कहीं चले होंगे, तो कहते हैं उसकी हमने एवरेज वेलोसिटी बना ली है। 2.3 पढ़ते हैं, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड। हम कहीं गए, किसी जगह पे सफ़र किया और ज़ाहिर है कहीं रुके होंगे, कहीं चले होंगे, तो वो सारा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ये वो यहाँ पे बता रहा है। इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, प्लस का 5 है, 10 है, वट एवर कुछ भी स्पीड। इज इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू। अब कहता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ये है कि किसी एक लम्हे के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वो जो वेलोसिटी है कहता है नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं, या जीरो या नेगेटिव। जीरो तो वैसे हो सकती है, जब आप रुक जाते हैं तो वेलोसिटी आपकी जीरो है, लेकिन कहता है नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल आंसर इसका यही होगा कि यस दिस इज पॉसिबल, नेगेटिव वेलोसिटी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो हम उसको बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड ऑन द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। एवरेज की बात हुई थी ना, तो हम एवरेज जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। एवरेज में यही होता है कि तमाम टोटल जो डिस्टेंस आपने लिया है उसको आप टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। ठीक है ना, आप यहाँ से लाहौर गए हैं तो 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर को आपने 2 घंटों में ट्रैवल किया तो 2 पे डिवाइड कर दें, वो आपको एवरेज मिल जाती है। तो ये एवरेज होगी। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस है इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट। ऐसा स्पेसिफिक मूवमेंट, एक खास लम्हे पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे असल एक्सप्लेनेशन नीचे है। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है ड्यूरिंग द ट्रिप, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइट बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे थे और रुक के हम हल्का सा पीछे को बैक टर्न किया, तो जब बैक टर्न करते हैं तो आप पीछे को आ रहे हैं, स्पीड तो है आपकी, लेकिन अब वापसी आ रहे होते हैं। तो जब वापसी आते हैं तो उसको आप नेगेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं। तो बजाय आगे जाने के आप दोबारा थोड़ा सा पीछे आ जाएं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइनस में जा सकती है। तो यही वो बात कर रहा है कि जब आप डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। और ये देखें लिखा है व्हेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन स्टिल बी पॉजिटिव। टोटल ज़ाहिर है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम कहाँ से चले थे, थोड़ी देर के लिए पीछे आए ना, तो टोटल तो फिर भी पॉजिटिव रहेगा। नीचे एग्जाम्पल भी है, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव एवरेज एक्सेलरेशन। ये देखें एग्जांपल साथ समझ लें। आर कार मूव्स 10 मीटर फॉरवर्ड, 10 मीटर आगे को गई है, फिर 5 मीटर पीछे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 में से 5 निकाल दें क्योंकि 5 वापस आए हैं, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर आ गया पॉजिटिव। लेकिन जाहिर है कि उस मूवमेंट में जब आप पीछे को आ रहे हैं तो उसकी जो नेगेटिव है वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी उसकी। एट द मोमेंट इट इज मूविंग बैकवर्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से करके इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। अच्छा, ये 2 सवाल हैं, ये फिर जाहिर है वो वर्ड फाइल के अंदर नहीं थे जा सकते, तो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखें 2.4 को देखें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। एक गेंद है जिसको हमने v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t। टाइम t लगता है उसको जमीन तक आने के लिए, टोटल टाइम t है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। अब ये जो मूवमेंट हुई है कि गेंद ऊपर गया है और ऊपर से फिर वापस नीचे आया है, तो ये जो 4 ग्राफ बने हुए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है। तो देखें ए वाला जो ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक है, उसको ज़रा समझ लें। देखें इधर वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है, स्पीड है, और इधर टाइम है। अब टाइम ज़ाहिर है बढ़ता जा रहा है, टाइम ने आगे कोई जाना है, ठीक हो गया, क्योंकि टाइम तो गुजरता है ना, उसने रुकना नहीं है। वेलोसिटी देखें स्टार्ट ले रही है यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इस जगह से स्टार्ट ले रही है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप किसी चीज़ को फेंकेंगे तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने जोर लगा के फेंकना है। तो 20 की वेलोसिटी है, 30 की वेलोसिटी है, तो वो देखें 0 से ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है, तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ से शुरू किया, और जूं बाल ने ऊपर जाना है उसकी स्पीड कम होते जाना है। तो देखें नीचे की तरफ आने का ग्राफ का मतलब ये है कि उसकी स्पीड नीचे को आ रही है। ये देखें ना, यहाँ से ये नीचे, यहाँ से ये देखें स्पीड और नीचे हो गई है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड देखें ये 0 पे हो गई है, तो स्पीड 0 हो गई।
और ये कितना टाइम लेता है, आधा टाइम, t/2। ये देखें यहाँ पे t/2 है, क्योंकि आधा टाइम जाने को लेता है, आधा वापस आने को लेता है। तो t/2 और वेलोसिटी 0, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद जब ऊपर उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है तो वहां 0 हो के वेलोसिटी फिर उसने नीचे को आना है, फिर तेज होते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड 0 से स्पीड तेज होती जाएगी और एट द एंड उतनी हो जाएगी जितनी से आपने फेंका था। तो ये देखें 0 स्पीड से फिर ये वाला जो है, ये देखें ऊपर को जा रही है, ऊपर को जा रही है, और स्पीड बढ़ती बढ़ती उतनी ही स्पीड हो गई है जितनी पहले थी उसकी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्ट उसने बनाया। और ये देखें एंड पे टी टाइम, ये टी टाइम एग्जैक्ट टोटल टाइम टी था। तो फिर ये ए वाला ग्राफ जो है ये बिल्कुल सही है। अब मैं बाकी नहीं एक्सप्लेन करने लगा, ए वाला चूंकि ठीक है तो यही आप रखें इसको। और जो 2 पॉइंट, अच्छा इसका जो आंसर, जो वर्डिंग आपने देनी है वो मैंने वर्ड में बताई हुई है। अब दोबारा जब वर्ड वाली फाइल में जाते हैं तो वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो 2.5 है ये भी जुबानी करने वाला था, इसके ऊपर ही ग्राफ बना हुआ है, तो यहीं पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहता है ये ग्राफ है आपके सामने, और इस ग्राफ में उसने कहा हुआ है कि ये ए वाला जो ग्राफ है, ये बी वाला और सी वाला, इन तीनों की वेलोसिटीज फाइंड करें, स्पीड फाइंड करें। क्योंकि देखें इधर क्या है, डिस्टेंस है, फासला, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। आपको पता है जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कराते हैं तो फिर वेलोसिटी आती है। तो ये हमें तीनों पोर्शंस की वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो ए पोर्शन की क्या होगी, आपने स्केल रख लेना और देखना है कि इधर से टाइम कितना हुआ है। तो ये मैंने अंदाजन ये देखें किया है, तो ये 6 पे आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इधर इस साइड पे लेके आए तो इस साइड पे जो फासला है, डिस्टेंस, ये 2 किलोमीटर पे आ जाता है। थोड़ा आगे पीछे आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे लगता है कि इतना है, ठीक है। वो बुक पे एग्जैक्ट फुटा रख के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से 2 किलोमीटर, ठीक है, और इधर से टाइम 6 कितने हैं, मिनट। तो 2 किलोमीटर और 6 मिनट, इनको आपने डिवाइड करा देना है। और डिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है। तो देखें ये जो मैंने साइड पे किया हुआ है ए पार्ट के लिए v1, तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 6 है, 2 को 6 पे डिवाइड करा दे, 0.33, ठीक है, किलोमीटर्स पर मिनट, क्योंकि मिनट के हिसाब से है ना, तो किलोमीटर पर मिनट आप उसकी यूनिट साथ लिख दें। इसी तरह जब बी में आएंगे तो बी में देखें डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस तो वही है 2, यानी वो चीज अपनी मूवमेंट ही नहीं कर रही, रुक गई है यहाँ पे आके, ठीक है। तो डिस्टेंस वही का वही है, लेकिन टाइम गुजरा है 6 मिनट से लेके, तो इसको आप नीचे लाए ना ऐसे करके नीचे, तो ये तकरीबन 10 और 12 के दरमियान बनता है, 11 पे मेरे हिसाब से बनता है। तो 11 और ये 10 से 6 से स्टार्ट लिया था ना 6 मिनट से, और 11 मिनटों तक वो रुका रहा है। तो 11 में से 6 निकाल दे तो 5 मिनट, 5 मिनट वो रुका रहा है। तो आपने डिस्टेंस को ऊपर रखना है, 5 पर डिवाइड कर देना है, तो 0/5 0 होता है। तो इसकी वेलोसिटी है ही नहीं है, क्योंकि जाहिर वो तो रुका हुआ है ना, वेलोसिटी नहीं होगी। तो बी वाले पोर्शन में उसकी वेलोसिटी 0 है। और जब सी वाले पोर्शन में आएंगे तो ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ चूंकि आ रहा है, तो एक तो आपने उसके साथ माइनस साइन लगाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर को जाए तो पॉजिटिव होता है ना, ऊपर से नीचे ग्राफ आ रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव उसकी स्पीड दिखाई जा रही है। और अगेन इसमें आपने डिस्टेंस देखना है। आप डिस्टेंस 2 से वापस 0 पे आए, यानी अपने घर वापस आ रहा है, ठीक है, जहां से चला था वापस वहीं पे आ रहा है। तो ये 2 से 0 पे आ रहा है, यानी कि फिर 2 किलोमीटर ही ट्रैवल किया उसने। और टाइम कितना लिया है, 11 से 20 मिनट तक। तो 20 में से 11 निकाल दें तो 9 मिनट। तो 2 किलोमीटर है और 9 मिनट, तो 2/9 करें तो 0.22 जो है उसका आंसर आ जाएगा, 0.22 किलोमीटर्स पर मिनट। तो ऐसे करके ये 2.5 का भी आंसर हो जाता है। अब दोबारा वर्ड पे चलते हैं और ये 2.6 का और बाकियों के आंसर देखते हैं। तो 2.4 वाले का मैंने कहा था जो वर्डिंग है, जो इंग्लिश आपने लिखनी है वो जरा यहाँ देख लें। ग्राफ ए करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, जाहिर है यही वो कर रहा है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब जाहिर बाल को ऊपर फेंकते हैं विद द वेलोसिटी v, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, यही मैंने बताया था ना, वेलोसिटी कम होती चली जाती है कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल। When it returns to the ground, its velocity continuously increases, वो बढ़ती जाती है। तो इसी वजह से वो ग्राफ जो है वो सही है। तो ये रीजनिंग भी हमें साथ उसको लिख के देनी है। आगे 2.6 रह गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन इसका। इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0? कहता है क्या मुमकिन है कि किसी चीज की वेलोसिटी 0 हो जाए एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक लम्हे में, बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, लेकिन वेलोसिटी 0 हो गई है। तो ये एग्जैक्टली वही केस है जब हम किसी बाल को ऊपर फेंकते हैं।
दोबारा समझ लें, जब बाल ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी पहले तेज होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब उसने जाना है तो वहाँ जीरो हो जाती है वेलोसिटी। अब वो ऊपर नहीं जाता, अब जीरो होने के बाद उसने नीचे को आना है, तो फिर उसने वेलोसिटी गेन करनी होती है, तो एक खास लम्हे पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यही जो मैं बात आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को हमने इसके अंदर कोट कर देना है। सो यस, दिस इज पॉसिबल, कि हाँ भाई ये मुमकिन हो सकता है। और एग्जाम्पल वही है, केस ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, वही बात, इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो फॉर एन इंस्टेंट बट इट स्टिल एक्सपीरियंस अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नॉन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन यही है कि उसने उसकी स्पीड बढ़ा देनी है, ठीक है, चला देना है उसको, ठीक है, तो वापस उसने आना है ना नीचे। ज़मीन का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी जी वाला, तो वो उसके ऊपर लग रहा है, जी इज इक्वल टू 9.8 या 10, आप लोग 10 यूज़ करते हैं, यहाँ 10 लिख लें, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लग रहा है उसके ऊपर। दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स डाउनवर्ड एंड ब्रिंग द बॉल बैक टू द ग्राउंड, ठीक है, ऐसे करके ये आंसर भी आपका हो गया। तो ये हमारे आंसर्स बन गए, ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले थे। अब आ जाए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में, जिसका हम कोशिश करते हैं कि आंसर थोड़ा लेंथी हो, डिटेल में आंसर हो। हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप बुक के अंदर भी निशान उसका लॉन्ग क्वेश्चन का ले सकते हैं जब हाँ से हमने रीड किया है, लेकिन मैंने भी एक कोशिश की है बनाने की, ठीक है। इसमें सिर्फ वो मिसिंग है कि उसका मैंने ग्राफ नहीं बनाया हुआ, तो वो आप बना लें साथ। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनाते हैं जिसमें तीर का निशान लगाते हैं, तो वो डायरेक्टेड लाइन होती है। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना वो मैग्नीट्यूड होता है उसका, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। दो एरो हेड जो ऊपर होता है वो उसकी क्या है, डायरेक्शन दिखाता है। सेकंड पॉइंट में ये है, अ वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स टेल, यानी टेल से स्टार्ट की जाती है, हेड की तरफ जाया जाता है। अब यही बताना है ना कि कैसे ग्राफ करना है, तो वो हम उसको बता रहे हैं। और एग्जांपल भी एक छोटी सी, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू द राइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड के साथ दिखाते हैं, और 5 न्यूटन की फोर्स है तो 5 सेंटीमीटर का आप उसको बना दें। तो ऐसे करके ये हमारा पहला क्वेश्चन। नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। अब चूंकि इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, तो सिंपल काम है कि उनकी डेफिनेशंस दे दें, उनके मेन पॉइंट्स बता दें, तो पता चल जाएगा। तो ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। रेस्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं करता है। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग पॉइंट, जो भी हमने वो डेफिनेशन याद की हुई है वो लिख लें। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, ये हमारे पास जो भी डेफिनेशन है वो लिख लेनी है। एग्जाम्पल बुक ऑन द टेबल पड़ी हुई है, रेस्ट में है, मोशन एक कार मूव कर रही है, तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस थी। स्पीड और वेलोसिटी, हमने कहा कि कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है तो उसमें अंदर स्पीड होती है, बस वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क ये है कि स्पीड में डिस्टेंस यूज़ करते हैं, उसको टाइम पे डिवाइड करते हैं, और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो उसमें डेफिनेशंस देनी है। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल बता दें, अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। डायरेक्शन भी जब आप बता देते हैं तो वो फिर क्या बन जाती है, वेलोसिटी। डायरेक्शन नहीं बता रहे तो वो स्पीड है, ठीक है, हो गया। 2.3, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की जो जो किस्में हैं वो बता दें। अब इसमें बड़ा सिंपल है, अब यहाँ से करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी आपने डेफिनेशनें याद की हुई हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी वगैरह, वो सारी तरीफें जो जो ला सकते हैं वो इसके अंदर लिख दें। ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और एक जैसा ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, अ शिप सेलिंग इन द वाटर एंड सो ऑन, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। रोटेशनल मोशन, अब ज़ाहिर इसमें रोटेशन है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, स्पिन करता है, घूमता है, जैसे ज़मीन हमारी स्पिन कर रही है, लट्टू घूम रहा है, ठीक है। अ स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, वो जैसे व्हील घूमता है। अ सीलिंग फैन जैसे घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। वाइब्रेटरी मोशन, जो वाइब्रेशन है, अपनी मीन पोजीशन पे आगे पीछे मूव करना। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, मीन पोजीशन के आगे पीछे,
ठीक है, स्विंगिंग पेंडुलम है, अब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की आप कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, वो ऐसे यू शेप्ड होता है और उसको किसी जगह ऐसे मारे ना तो वो ऐसे से वाइब्रेट करता है, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क भी आता है। गिटार की जो स्ट्रिंग है, गिटार की जो तार है, उसको ऐसे करेंगे तो वहीं पे ऐसे ऐसे वो घूमती है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सर्कुलर मोशन जो ज़ाहिर सर्कल में होती है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड सो ऑन। तो ऐसे ये डेफिनेशंस आपने लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, लेकिन अगेन आप डिटेल में बता सकते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की। फिर आगे कहता है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे बता दे। डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि आप आगे को जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो यही है कि जहाँ से आप चले थे वापस वहीं पे आ जाए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस तरह से हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट है, उससे कम हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 2.5 में आए, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो हम ग्राफ बनाते थे, ग्रेडियंट था, एक तरफ स्पीड थी, एक तरफ टाइम था, एक तरफ डिस्टेंस था, एक तरफ टाइम था, तो उसकी जो स्लोप है वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो स्लोप हमने बतानी है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप को कहते हैं। द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो स्पीड आती है, तो ये ज़ाहिर ये वाला ग्राफ स्पीड बताएगा। और जो ग्रेडियंट है किसका, स्पीड टाइम ग्राफ की, वो क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि जब आप स्पीड को, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो पहले तो ये बात बता दी। दूसरा फिर वही बात कि उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। पहला जो ग्राफ है हमारा डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, उसकी जो अगर स्लोप ऐसे टेढ़ी करके बनी होगी, ऐसे करके अगर बनी होगी, तो उसमें क्या है कि आप स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर ऐसे है तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया, तो आप रेस्ट के अंदर हैं, ये हमने सेकंड में। और जो कर्व्ड लाइन है ऐसे करके कर्व बनी होगी, तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताने हैं। जो स्पीड टाइम ग्राफ है, अब इसमें ज़रा एक तरफ स्पीड है एक तरफ टाइम है, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो एक्सेलरेशन दिखाता है। और हॉरिजेंटल लाइन ऐसे करके जो होगी शोज कांस्टेंट स्पीड, एक खास स्पीड से जा रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये भी मैंने तफसीलन ग्रेडियंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्लोपिंग लाइन अपवर्ड, अगर ऐसे लाइन है, स्लोपिंग लाइन है, शोज इंक्रीजिंग स्पीड, तो ज़ाहिर ऐसे का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ आप स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि स्पीड तेज़ हो रही है। और स्लोपिंग लाइन डाउनवर्ड, अगर ऐसे करके डाउनवर्ड है तो उसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से करके ये हो जाता है। फिर उसके बाद 2.6 में कहता है प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये भी हमने पढ़ा था कि एक तरफ स्पीड हो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम हो, तो उसमें जो ग्राफ बना होता है वो उसका जो एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो वो डिस्टेंस के बराबर आ जाता है। ये भी हमने उस टाइम पढ़ा था तफसीलन। तो इसको कहता है प्रूव करके दे। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। देखे ना, अभी जब स्पीड का फार्मूला था, स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो टाइम को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो स्पीड के पास चला जाएगा। तो अगर फासला नापना है तो आपने स्पीड को और टाइम को ज़रब देनी होती है। ठीक है, अब जब आपके पास ये देखें ग्राफ मैंने बनाया है, इधर देखें स्पीड है इस साइड पे, इधर टाइम है, तो स्पीड को और टाइम को ज़रब दें तो मतलब क्या है, इधर ये यहाँ तक जो है, इधर से लेके यहाँ तक ये उसकी स्पीड है और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम है। तो ये देखें लेंथ और विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा है वो उसका फार्मूला भी वही है जो स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो वो भी डिस्टेंस है। तो यही बात हमने यहाँ पे बतानी है। ये देखें, तो यहाँ पे है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, आप प्रॉपर मोशन से जा रहे हैं तो आपके पास रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, रेक्टेंगल है। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे होता है, बेस इनटू हाइट। अभी मैं बता रहा हूँ कि नीचे वाली बेस ऊपर वाली हाइट दोनों को ज़रब दें। और बेस क्या चीज़ है, बेस टाइम था
अब ग्राफ को दोबारा देखें तो बेस टाइम है और ऊपर की तरफ जो हाइट है उसकी स्पीड है। ये देखें, ये हाइट स्पीड है उसकी और इधर से टाइम है। तो टाइम को और स्पीड को आप मल्टीप्लाई करें या बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाता है, तो ये हम किस्म का प्रूव कर रहे हैं। और जब अगर आपकी मोशन एक्सेलरेशन वाली है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म थी, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा रहे होते हैं तो फिर आपका ग्राफ ये वाला बनता है कि जी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं फिर कम कर रहे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल बन जाती है। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें 1/2 तो लिख लिया, लेकिन ये जो बेस है ये फिर टाइम है, ये बेस जो है वो टाइम है और ये जो हाइट है वो हाइट वही है वेलोसिटी, क्योंकि हाइट, ये जो हाइट है वो इधर से आएंगे तो ये वेलोसिटी बनेगी। तो बेस और हाइट जो है, बेस टाइम और हाइट वेलोसिटी, तो यही चीज़ हम यहाँ उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है फिर वो ट्राइंगल बनेगी और एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की जगह पे आपने टाइम लिख देना है, हाइट की जगह पे स्पीड लिख देनी है, साथ आप वो ग्राफ भी बना दें, ठीक है, विच गिव्स डिस्टेंस। तो इसी तरह से फिर दोनों तरफ से प्रूव हो जाता है द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये साथ डायग्राम भी बता दे, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, इस वाले के अंदर भी टाइम और वेलोसिटी दिखा दें, दोनों के सामने सामने कर दें उसको। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, लिखना मुश्किल हो रहा था तो मैंने फिर एक मेरे पास था वो की बुक, तो वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ था तो वहीं मैंने उसकी फ़ोटो खींच के आपके सामने रख दी है कि हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन, 3 इक्वेशन है। तो कहते हैं कि किस तरह से ये जो 3 इक्वेशंस हैं वो ग्रेविटी के लिहाज से हम उसको चेंज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर देंगे कि सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो ज़मीन से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से जो चीज़ नीचे आ रही है, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी सीधी लाइन वाली हैं, स्ट्रेट लाइन वाली हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे ए आता है वहाँ पे हम जी लगा देंगे। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं वही सब हमने यहाँ लिखी होंगी। सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ, सीधा नीचे की आते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration g, so the 3 equations of motion can be applied to the motion of such bodies. While applying equation of these motion, the acceleration a is replaced by g, ठीक है, a की जगह हमने g लगा देना है। thus वो जो equations हैं वो ये बन जाएंगी, vf is equal to vi plus gt, at की जगह gt, s is equal to vit plus 1/2 gt square and 2gs is equal to vf square minus vi square। तो ऐसे करके ये 7 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। तो ये एक्सरसाइज आज डन होगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह 3rd चैप्टर करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।